हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लोटाइनस की। प्लोटाइनस को हम एज अ लिटरेरी क्रिटिक देखेंगे। वैसे तो प्लोटाइनस एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं, एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं, एक बहुत बड़े राइटर हैं, लेकिन आज हम उसको एज अ लिटरेरी क्रिटिक देखेंगे। प्लोटाइनस का जन्म 204 सीई यानी कॉमन एरा में मिस्र में हुआ था और ये न्यू प्लेटोनिज्म के फाउंडर हैं। सबसे पहले सुकरात का नाम आपने सुना है, उनके बाद अफलातून का और उनके बाद अरस्तू का यानी एरिस्टोटल का। लेकिन जब एरिस्टोटल का समय चल रहा था उस समय प्लेटो यानी अफलातून का जो इन्फ्लुएंस था वो लगभग समाप्त हो चुका था और दूसरी ओर ईस्ट में एक दूसरा फलसफा चल रहा था, एक दूसरी ओपिनियन चल रही थी। अरस्तु के बाद में प्लोटोनियस आते हैं और प्लोटाइनस या प्लोटिनस दोनों इनको बोला जाता है। प्लोटाइनस ने प्लेटो को और ईस्ट के फलसफे को एक साथ में पेश किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अफलातून यानी प्लेटो वो आइडियलिज्म को मानने वाले हैं। हर तरह वो एक आइडियलिस्ट होते हैं, हर जगह वो ईश्वर को मानते हैं, एक आइडियल वर्ड को मानते हैं, एक आइडियल पोइट्री को मानते हैं, एक आइडियल पर्सन को मानते हैं, यानी उन्हें हर जगह एक आइडियल देखने की आदत थी। तो जो प्लोटाइनस हैं उनको न्यू प्लेटोनिज्म का फाउंडर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दोबारा से जो प्लेटो का फलसफा था उसी में काम किया है, लेकिन उसी के साथ साथ उसने ईस्टर्न फिलोसफी को भी प्लेटो के साथ में जोड़ दिया है। यानी वो एक और आइडियलिज्म को मानता है तो दूसरी ओर ईस्ट वाले फलसफे को भी मानता है। अगर उसकी शिक्षा की बात करें तो लोनजाइनस के टीचर एमोनियस सैकस ने उनको तालीम दी, वहां से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और फिर बाद में 20 साल तक रोम के अंदर प्लोटाइनस ने फलसफे को पढ़ाया है। जब प्लोटाइनस की डेथ हो रही थी तो उन्होंने एक वर्क लिखा था एनिडस, जिसको उनके फिर बाद में उनके एक शिष्य हुए हैं, उनके डिसाइपल हुए हैं पोर्फरी, इन्होंने उसको कलेक्ट किया है। तो उस समय उन्होंने मरते टाइम लगभग 54 यानी 54 जो है पीसीस लिखे थे। आप उनको ऐसे कह सकते हैं, नोट्स कह सकते हैं। तो मरते टाइम उन्होंने 54 जो है नोट्स लिखे हैं, जिनको उनके शिष्य प्रोफरी, जिसका नाम है प्रोफरी, उन्होंने उनको जो है कलेक्ट किया है। और यहाँ पर उन्होंने जो प्लेटो का फलसफा है द वन का, उसको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है और अपने भी कंसेप्ट उसके अंदर डाले हैं। दोस्तों, द वन का जो फलसफा है, द वन या दी वन आप इसको बोल सकते हैं, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फलसफा है जिसको प्लेटो ने दिया था। प्लेटो ने अपने हिसाब से उसको बताया था, लेकिन प्लोटाइनस इसको अपने हिसाब से बताते हैं। प्लोटाइनस का मानना था कि ये पूरी दुनिया एक के पीछे है, यानी दी वन इस पूरी दुनिया को चलाने वाला है। अब ये दी वन ना तो आप इसको टच कर सकते हैं और ना ही आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। और दी वन खुद भी ना तो किसी चीज को छू सकता है और ना ही ये कोई, ना तो कंसेप्ट है और ना ही मैटर है, ठीक है। लेकिन ये दी वन इस पूरी दुनिया को चला रहा है। दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी रूहें हैं, वो इसी दी वन से निकली हुई हैं और जो कुछ भी एक्टिविटी दुनिया में देखने को मिलती है वो सब भी इसी दी वन के थ्रू ही हो रहा है। दी वन का एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि सूरज है। सूरज एक है, लेकिन पूरी दुनिया में जितनी भी जिंदगियां चल रही हैं, पौधे जीते हैं मरते हैं, इंसान जीते हैं मरते हैं,
तो ये सारा का सारा जो हो रहा है वो इसी सूरज के कारण चल रहा है। तो सूरज एक है, लेकिन दुनिया में अरबों खरबों इंसान आते रहे हैं, जाते रहे हैं, इसी तरह जानवर हैं, इसी तरह दूसरी चीजें हैं, लेकिन सूरज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये दीवन है, इसी से सारे जानवरों की रूहें निकली हुई हैं, इसी से सारे इंसानों की रूहें निकली हुई हैं। जितनी भी चीज हम देख रहे हैं सब कुछ इसी दीवन से निकला हुआ है और निकलता रहेगा, लेकिन दीवन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो प्लोटाइनस का ये मानना था कि पूरी धरती के ऊपर या और भी जगह जो कुछ भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सब इसी दीवन से निकला हुआ है। और यहाँ पर दीवन को तीन जगह बांटा हुआ है। सबसे पहले इंटेलिजेंस, दूसरा सोल और तीसरा मैटर। इंटेलिजेंस यानी जो चीजें दिमाग से जुड़ी हुई हैं, है ना। दूसरा है सोल, आत्मा, वो भी दीवन से निकली हुई है। और मैटर, ये भी दीवन से ही निकला हुआ है। यहाँ पर मानने वाली बात यह है और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इससे पहले बहुत सारे फिलोसफर्स आए हैं जिन्होंने कहा है कि जो धरती पर जन्म है, किसी ने कहा है पानी से है, किसी ने कहा है आग से है, किसी ने कहा है आग से है ना, किसी ने कहा हवा से है, किसी ने कहा मिट्टी से है। बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से जमीन पर जो जन्म देखने को मिलता है उसके बारे में व्याख्याएं की हैं। लेकिन प्लोटाइनस एक ऐसे फिलोसफर हैं, इन्होंने कहा है कि पानी, आग, ये सब जो चीजें हैं इनके पीछे भी दीवन है, यानी एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी चीज है जो पानी, आग, धरती, है ना, इन सब के पीछे है। तो प्लोटाइनस का आइडिया बेकार तो नहीं रहा, बल्कि बाद में आपने बोथियस को 15th सेंचुरी में जो आए थे उन्होंने इनके आइडिया को लिया। ठीक है, इसी तरह सेंट अगस्टिन ने इनके आइडिया को लिया। और अगर हम अमेरिका की, आज के अमेरिका की बात करें तो जो R.W. इमर्सन है, उनका जो ट्रांसडेंटलिज्म है, और इसी तरह हेनरी डेविड थोरो हैं, उन्होंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। और जो अमेरिकन रोमांटिसिज्म है उसके अंदर भी झलक प्लोटाइनस की हमें मिल जाती है। और जैसे आज हम जानते हैं कि प्लेटो का नाम एक बहुत बड़े फिलोसफर के रूप में लिया जाता है, एरिस्टोटल का नाम एक बहुत बड़े फिलोसफर के रूप में लिया जाता है, इसी तरह प्लोटाइनस का नाम भी बड़े बड़े फिलोसफर्स के साथ में जोड़ा जाता है। प्लोटाइनस का मानना है कि जो दी वन है, जो एक ताकत है, एक एनर्जी है, उसके बाद में, यानी उसके जो सबसे करीब है वो स्पिरिट होती है, और फिर उससे थोड़ा सा दूर सोल होती है, उससे और थोड़ा सा दूर बॉडी होती है, और उससे और थोड़ा सा दूर जो मैटर है वो होते हैं। तो अगर हमें इस दीवन को जानना है, इसको समझना है, तो हमें सबसे पहले अपनी स्पिरिट को जानना होगा, अपनी आत्मा को जानना होगा, क्योंकि जो स्पिरिट है वो दीवन के सबसे करीब है। और ये बात क्लियर है, और हम देखते हैं कि सबसे पहले जब हम अपने आप को जानते हैं तो ही हमें खुदा की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर को जानने से पहले हमें अपने आप को जानना होगा, अपनी आत्मा को जानना होगा, अपने अंदर उतरना होगा, अपनी साइकी को समझना होगा। जब हम इन सब चीज़ों को समझेंगे, हम अपनी आत्मा को, अपने आप को समझ जाएंगे, अपने आप को प्योरीफाई करेंगे, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। एक तो ये चीज़ है, दीवन का कंसेप्ट आप इनका ध्यान रखें। और दूसरा, इन्होंने एक वर्क लिखा था इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के ऊपर, है ना, प्लोटाइनस ऑन इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। इन्होंने इसके अंदर कहा है कि जैसे कि प्लेटो ने आर्ट को कहा है कि जो आर्ट है, जो आर्टिस्ट हैं, जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो इमिटेट करते हैं, है ना। तो प्लेटो ने आर्टिस्ट या पोएट को अच्छा नहीं कहा है, लेकिन दूसरी ओर प्लोटाइनस इसको अच्छा बताते हैं। उन्होंने दो कंसेप्ट दिए हैं, इसको समझने के लिए आप ये समझो, थोड़ा सा दो कंसेप्ट आप समझ ले, हेयर और देयर का। प्लोटाइनस ने कहा है कि एक है हेयर और दूसरा है देयर। हेयर
बोले तो ये वर्ड जो हमें आंखों से दिखाई देता है ना। और देयर का मतलब है एक ऐसा वर्ड जो कि आइडियल वर्ड है, जैसे कि आपकी पैराडाइज हो सकती है, आपकी हेल हो सकती है ना, जहन्नम, दोजख, स्वर्ग, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी देयर हैं। तो हेयर दुनिया जो हमें दिखाई देती है, और देयर वो चीज़ है जहाँ पर हम जाने की जो है या कामना करते हैं या कल्पना करते हैं, स्वर्ग या हेल। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि हेयर को देयर से अगर कोई इंसान जोड़ता है तो वो एक शायर हो सकता है, वो एक राइटर हो सकता है, वो एक लेखक हो सकता है जो हेयर को देयर से जोड़ता है। दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि जो ब्यूटी है वो इंसान के अंदर होती है ना, इंसान के अंदर ही ब्यूटी होती है, उसके माइंड के अंदर ब्यूटी होती है। हमें दिखाई वो देता है जो हम आंखों से देखते हैं, जो हमारे अंदर ऑलरेडी होता है हमें वही आंखों से दिखाई देता है। इसको आप थोड़ा ऐसे समझ लें कि एक के सामने आप हेलन को खड़ा करते हैं, और एक के सामने आप एफ्रोडाइट को खड़ा करते हैं जो कि प्यार की देवी है। कुछ इंसान हेलन को अच्छा बताएंगे, कुछ इंसान एफ्रोडाइट को अच्छा बताएंगे। या आप और आसान कर कर समझ लें, आप खड़ा करें किसी के साथ, आप ऐश्वर्या राय को खड़ा करें और आप करीना कपूर को खड़ा करें। कुछ लोग ऐश्वर्या राय को अच्छा बताएंगे तो कुछ लोग करीना कपूर को अच्छा बताएंगे, या आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब दो चीज़ों में हम ब्यूटी ढूंढते हैं तो हमारे दिमाग में वो ब्यूटी ऑलरेडी होती है, तो ही जो हमारे अंदर होता है वही हम देखते हैं। ठीक है, अगर दिमाग में गंदगी भरी हुई है तो मुंह से गाली ही निकलेगी, और दिमाग में अगर ईश्वर का नाम है, परमात्मा का नाम अगर हमारे दिमाग में है तो अचानक भी परमात्मा का नाम ही मुंह से निकलेगा। तो यही कहा है प्लोटाइनस ने कि जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, वो हमारे माइंड में इनबिल्ट होती है, और वही हम देखते हैं, वही हम बोलते हैं जो हमारे दिमाग में होता है। एक क्वेश्चन आर्ट को लेकर हमेशा रहा है कि जो आर्ट है वो कैसी है, क्योंकि प्लेटो ने इसके ऊपर काफी कुछ बोला हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट को उन्होंने जरूरी बताया है, क्योंकि आर्टिस्ट सबसे पहले इस वर्ड को जो हमारे सामने है इसको जोड़ देते हैं, देयर से, हेयर को देयर से जोड़ देते हैं। और दूसरा उन्होंने इसको एक एग्जाम्पल देकर समझा। उन्होंने कहा है कि आप एक पत्थर को ले लें, एक ऐसा पत्थर जिसको तराशा ना गया हो, नॉर्मल पत्थर, नेचुरल, और उस पत्थर को तराशने का काम एक आर्टिस्ट करता है। और जब उस पत्थर को तराशता है, उससे खूबसूरत बिल्डिंग बनाता है, खूबसूरत घर बना लेता है, और यहाँ तक कि उसे खूबसूरत जो देवी देवता है उनकी तस्वीरें बनाकर तैयार करता है। तो एक ऐसा पत्थर जो कुछ भी ना था, लेकिन अब उसने ऐसा बना दिया कि लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये जो सारा काम था ये एक आर्टिस्ट का था। ठीक है, तो आप एक आर्टिस्ट को कम नहीं आंक सकते, क्योंकि एक आर्टिस्ट ही वो एक इंसान है जिसने आपके सामने भगवान कृष्ण की मूर्ति को दिया है, जिसने आपके सामने जियूस की मूर्ति को लगाया है। एक आर्टिस्ट एक ऐसा इंसान है जिसने आपको बताया कि ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट कैसे थे, मोजेस कैसे थे, अब्राहम कैसे थे, है ना, और आपके हनुमान जी कैसे थे। जो लोग देवी देवताओं को मानते हैं तो उनके सामने जो देवी देवताओं के जो पोस्टर हैं, जो उनकी तस्वीरें हैं, जो उनके मुजस्समे हैं, ये सब कहाँ से आए? ये आपको एक आर्टिस्ट ने दिए हैं। क्या आपको पता है कि हेलन जो आज हम देखते हैं, हेलन ट्रोजन वार में आप हेक्टर को देखते हैं, आप हेलन को देखते हैं, ये कौन लेकर आया आपके सामने? ये एक आर्टिस्ट लेकर आया, एक मूर्तिकार लेकर आया। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मूर्तिकारों के थ्रू हमें मिली हैं, आर्टिस्ट के थ्रू हमें मिले हैं। हम बात करते हैं आज पिरामिड की। मिस्र के अंदर पिरामिड किसने बनाए हैं? वो आर्टिस्ट ने बनाए हैं। ताजमहल ये भी कलाकारों ने बनाया है ना। तो आप किसको, आप आकलन कम नहीं कर सकते एक आर्टिस्ट का, बल्कि एक आर्टिस्ट तो बहुत ज्यादा तारीफ करने के लायक है। क्यों? क्योंकि वो हेयर को देयर से जोड़ता है। अब स्वर्ग का किसी को क्या पता, देवी देवता कैसे हैं किसी को क्या पता, लेकिन आर्टिस्ट एक ऐसी दुनिया की एक ऐसी जो आइडल वर्ड है,
जिसके बारे में किसी ने ना सुना है ना किसी ने देखा है, लेकिन एक आर्टिस्ट अपनी इमेजिन के थ्रू उन चीज़ों को भी गढ़ लेता है जो उसको बताया जाता है, आपके सामने एक तस्वीर पेश कर देता है उन सब चीज़ों की। ठीक है, तो आप इसको गलत नहीं कह सकते, आर्टिस्ट को आप हल्का नहीं आंक सकते। और जो आर्ट है वो सुपीरियर है, और इसी के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी सुपीरियर है। ठीक है, तो ये जो प्लोटाइनस का जो कंसेप्ट है क्रिटिसिज्म को लेकर, बेसिकली वो यही है कि आर्ट कम नहीं है, ना आर्टिस्ट को आप हल्के में ले सकते। और जो दिवन का कंसेप्ट, आप इसको भी अच्छे से समझ गए हैं कि पूरी दुनिया एक ही ताकत के पीछे चल रही है। और ये भी आप समझे कि उनका जो ब्यूटी, जो कि रोमांटिसिज्म में आगे चलकर काफ़ी इसके ऊपर कहा गया, तो ब्यूटी की बात भी यहाँ पर हमारे प्लोटाइनस करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो इंटेलेक्चुअल है वो हमारी विजडम पर डिपेंड करता है, हमारे माइंड पर डिपेंड करता है, जैसी हमारी सोच होगी ऐसा ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है।